हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाली इकाई 5 के अंतर्गत हिंदी कविता आता है, जो यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक यूजीसी नेट के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, जेट आदि परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होता है। चलिए आज हम हिंदी कविता के भाग 3 को आरंभ करते हैं। इससे पहले 2 भाग हो चुका है, अब हम भाग 3 को आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम मीरा बाई है उसका पद से स्टार्ट करते हैं। मीरा का पद, इसका संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। मीरा के पद को अब हम देखते हैं। तनक हरि चितवा महारी और हम चितवा ते चितवो ना हरि हिवानो बड़ा कठोर। आगे हम देखते हैं। महारी आशा चितवानी थारी ओ ना दूजा दौर उभय थाधी अरज करू छू करत करता भोर। आसुआ जल सिच सिच प्रेम बेल बुया ददमथ घृत काढ़ लाया डार दया छुया। राना बिसरो प्यालो भेजिया पिया मगन हुआ मीरा री लगना लगाए होना हो जो हुआ। आगे हम देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता प्रिय प्रवास। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसका प्रकाशन 1914 में हुआ तथा यह 17 सर्गों में विभक्त है। आगे हम देखते हैं। प्रिय प्रवास आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रथम सफल महाकाव्य है। इसकी कथा वस्तु का मूल आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उसके यौवन, कृष्ण के ब्रज भाषा से मथुरा को प्रवास और लौट आना वर्णित है। संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले से 8वां सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण लेकर अक्रूर जी के ब्रज में आते हैं तथा श्री कृष्ण के समस्त ब्रजवासियों को शोक में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की कथा में कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं। राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को निछावर कर देता है। अब हम यहाँ पर प्रिय प्रवास की पंक्ति को देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती कामलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रथम सर्ग से कमल का दल भी हिमपात से दलित हो पड़ता सब काल है, काल कला निधि को खल रहू भी निगलता करता बहु कलांत है। चतुर्थ सर्ग की पंक्ति है। आते आंसू अति कठिनता से संभले दृगों के होती खिन हृदय तल के सैकड़ों संशय से। थोड़ी पीछे प्रिय तन के भूरी शोक अभिभूता नाना वामा सहित निकाली गेह में से यशोदा। पंचम सर्ग की पंक्ति है। आगे हम देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी कलंतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गाता उताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। षष्ठम सर्ग की पंक्ति है। आगे हम देखते हैं। ऐसे भी थे दिवस जब थी चित्त में वृद्धि पाती, संवादों को श्रवण करके कष्ट उन्मूलन इच्छा उद्धव बीते दिवस अब वे कामना है विलीना। भोले बहाले विकच मुख की दर्शन उत्कंठा में। 10वें सर्ग की पंक्ति है। जब कुसुमित होती वेलियां और लताएं
अब ऋतुपति आता आम की मंजरी ले, जब रस में होती मेदनी हो मनोज्ञा। जब मनसिज लता मता मनसों में, सप्तदश सर्ग की पंक्ति है। अब हम मैथिली शरण गुप्त की कविता भारत भारती से संबंधित यहाँ पर देखेंगे। इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था और यह 3 खंडों में विभक्त है: अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। गुप्त जी की प्रसिद्धि का मूल आधार भारत भारती है। भारत भारती उन दिनों राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का घोषणा पत्र बन गई थी। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। भारत में संक्षिप्त दर्शन की काव्यात्मक प्रस्तुति भारत भारती निश्चित रूप से किसी शोध कार्य से कम नहीं है। गुप्त जी की सृजनता की दक्षता का परिचय देने वाली यह पुस्तक कई सामाजिक आयामों पर विचार करने और को विवश करती है। यह सामग्री 3 भागों में बांटी गई है। भूले हुए को पथ दिखाना यह हमारा कार्य था। राजत्व क्या है, जगत हमको मानता आचार्य था। आतंक से पाया हुआ अभिमान कोई मान है, खींच जाए जिस पर मन स्वयं सच्चा वही बलवान है। अतीत खंड की पंक्ति है। कल जो हमारी सभ्यता पर थे हंसते अज्ञ से, वे आज लज्जित हो रहे हैं आधुनिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी है हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त है अनुरक्त कल होंगे वही। अतीत खंड की पंक्ति है। पानी बनकर रक्त का कृषक करते हैं यहाँ, फिर भी अभागे भूखे से दिन रात मरते हैं यहाँ। वर्तमान खंड की पंक्ति। दासत्व के परिणाम वाली आज है शिक्षा यहाँ, है मुख 2 ही जीविकाएं भृत्यता भिक्षा यहाँ। वर्तमान खंड की पंक्ति है। विद्या बिना अब देख लो हम दुर्गुणों के दास हैं, है तो मनुष्य हम किंतु रहते धनुजता के पास है। वर्तमान खंड की पंक्ति। अब सिद्ध हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा हो रही, पर वही सबसे अधिक साहित्य के हित रो रही। रीते पड़े अब तक अहो उसके अखिल भंडार है। तुलसी तथा सुर आदि के कुछ रत्न ही आधार हैं। वर्तमान खंड की पंक्ति। हम कौन थे क्या हो गए हैं जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु है ना उनमें शिष्य की भी योग्यता। भविष्य खंड की पंक्ति। आगे हम देखते हैं। प्रत्येक जन बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। भविष्य खंड की पंक्ति। है शिक्षितों कुछ कर दिखाओ, ज्ञान का फल है यही, हो दूसरों का लाभ जिससे श्रेष्ठ विद्या है वही। भविष्य खंड की पंक्ति है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। भविष्य खंड की पंक्ति है। इस योग हिंदी है तथापि अब तक निज पद पा सकी, भाषा बिना भावुकता अब तक न हम में आ सकी। भविष्य खंड की पंक्ति। अगला टॉपिक है साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त का है। यह 12 सर्गों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1931 और इसका 9वां सर्ग उर्मिला विरह वर्णन है। साकेत श्री राम कथा पर आधारित है, किंतु इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। साकेत में कवियों ने उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन को हृदय स्पर्शी प्रसंग तथा उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही कैकेयी के पश्चाताप को दर्शाकर उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल पक्ष प्रस्तुत किया है। मानस मंदिर से सतपति की प्रतिभा थाप
जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल। चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती हूँ भूल। वेदना तुम भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी से चाह अपनी धनी। नभ में आप विचरते हैं जो हरा धरा को जो करते हैं वो। जल में मोती भरते हैं ओ अक्षय उनको कोस। सफल है उन्हीं घनों का कोस घोष। प्रभु को निष्कासन मिला मुझको कारागार। मृत्युदंड उन तात को राज तुम्हें धिक्कार। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं रहूं निकट भी दूर। व्यथा रहे पर साथ ही समाधान भरपूर। हर्ष डूबा हो रोदन में यही आता है इस मन में। अब हम जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू देखते हैं। इस कविता में कवि अपने जीवन में घटित सुख दुख अनुभूति के बारे में बताते हुए कहता है कि जीवन सुख और दुख की लीला भूमिया शोक और आनंद दोनों आते रहते हैं। कवि को हमेशा से अपने वेदना पर विश्वास है। एक प्रेमी के लिए सुख दुख दोनों नियति का दान है और दोनों समान है। इसका प्रकाशन 1925 में हुआ। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अब हम पंक्ति देखते हैं। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई। दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मादक थी मोहमयी थी मन बहलाने की क्रीड़ा अब हृदय हिला देती है। वह मधुर प्रेम की पीड़ा बांधा था विधु को किसने। इस काली जंजीरों में मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। कुसुम कर रजनी के जब पिछले पहरों में खिलता उस मृदुल सिरों से सुमन सा मैं प्रातः धूल में मिलता। जिसके आगे पुलकित हो जीवन है किसकी जीवन है सिसकी भरता। हाँ मृत्यु नृत्य करती है मुस्कुराती खड़ी अमरता। सबको निचोड़ लेकर तुम सुख के सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। अब हम काव्यानी कविता के बारे में देखेंगे। यह भी जयशंकर प्रसाद जी का है। काव्यानी 15 सर्गों में विभक्त है और इसका प्रकाशन 1936 में हुआ। काव्यानी के सर्ग क्रमशः पहला चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईडा ईर्ष्या और नौवां ईडा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। इन सर्गों को इनके क्रम अनुसार ही याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षाओं में इनकी क्रम को सजाने को दे दिया जाता है। काव्यानी की कथा का मूलतः एक कल्पना एक फैंटेसी है जिसमें प्रसाद जी ने अपने समय के सामाजिक परिवेश जीवन मूल्यों सामायिकता का विश्लेषित सम्मिश्रण कर इसे एक अमर ग्रंथ बना दिया। यही कारण है कि इसके पात्र मनु श्रद्धा और ईडा मानव प्रेम व बुद्धि के प्रतीक है। इन प्रतीकों के माध्यम से काव्यानी अमर हो गई क्योंकि इन प्रतीकों के माध्यम से जीवन का जो विश्लेषण काव्यानी में प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया हुआ आज भी उतना ही समसामयिक है जितना कि प्रसाद जी के समय में रहा होगा। देवों का घमंड स्वयं सृष्टिकर्ता के रूप में स्वयं सृष्टि ने ही उनके उच्छृंखल व्यवहार को लेकर 3 लोकों में प्रलय कर कैसे तोड़ा यहाँ जहाँ पौराणिक ऐतिहासिक बात है वहीं एक सबक है मनुष्यता के प्रति धरती के प्रति उनके मनमाने व्यवहार के प्रति। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देखा नहीं संदेह। निराशा है जिसका परिणाम सफलता
का वह कल्पित ज्ञेय श्रद्धा सर्ग की पंक्ति। मानो तुम श्रद्धा को गए भूल, तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। जब गूंजी या वाणी तीखी कंपित करते अंबर आकुल, मनु को जैसे चुभ गया शूल। ईडा सर्ग की पंक्ति। क्या कहती हो ठारो नारी, संकल्प आश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोता सी बहता करो जीवन के सुंदर सुंदर समतल में। लज्जा सर्ग की पंक्ति है। जीवन निषिद्ध का अंधकार भाग रहा क्षितिज के अंचल में, मुख आवृत कर तुमको निहार। तुम्हें ईडा उषा सी आज यहाँ आयु हो, वन वन कितनी उदार। ईडा सर्ग की पंक्ति। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता जूही की कली से संबंधित देखते हैं। जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता, जिसमें जूही की कली और पवन का मानवीकरण किया गया है। नायिका जूही की कली नायक पवन के वियोग में है। नायक पवन उसे छोड़कर दूर मल्लगिरी को पर्वत पर चला गया। सोती थी जाने कहाँ हो, कैसे प्रिय आगमन वहाँ। नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी सी लड़ी जैसे हिंडोल। अब हम जागो फिर एक बार कविता से संबंधित देखेंगे। ऐसे में कवि ने इस कविता की रचना कर भारतीयों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाकर जोश भरने का प्रयत्न किया और उसकी कायरता की निंदा करते हुए उनकी अंतरात्मा को जगाने का प्रयास किया। इस कविता में कवि ने देश प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए अनेक 20 महापुरुषों को उदाहरण देकर भारतीयों को जगाने का जाग जाने के लिए प्रेरित किया है। अब उनकी पंक्ति को देखते हैं। अस्त चल चले रवि, शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जागी। अब हम सरोज स्मृति कविता के बारे में देखते हैं। सरोज स्मृति कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उद्धित है। निराला जी अपनी कविता जीवन से जुड़ी वस्तुओं का समावेशन करते हैं। निराला की सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा एक ही समय में लिखी गई है। पहली कविता का रचना काल 1935 और दूसरा का 1936। हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत है। सरोज स्मृति कविता पुत्री सरोज की असामयिक मृत्यु पर लिखी गई है। कवि कविता में अर्थात जीवन को चित्रित करता है। कवि जीवन के दुखों के साथ साथ ही सरोज की स्मृतियों का चित्रण करते हैं। आगे हम देखते हैं। सरोज स्मृति में कवि निराला को वे दिन याद आते हैं जब वे दूर स्थित प्रवास से करीब 2 वर्ष बाद अपनी पुत्री सरोज को देखने अपने ससुराल गए। अशब्द आदरों का सोना भाषा, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, मैंने कुछ अहरह रह निर्भय, ज्योति अस्तरना के चरणों पर, अस्त में उपार्जन को अक्षम कर नहीं सका, उत्तम पोषण माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, मुझ भाग्यहीन की तू सबल, युग वर्ष बाद की जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही। क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। अब हम राम की शक्ति पूजा कविता देखेंगे। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित काव्य है। निराला जी ने इसका सृजन 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया। कहा जाता है कि इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार 26 अक्टूबर 1936 को उसका प्रकाशन हुआ। इसका मूल
निराला के कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा। यह कविता 312 पंक्तियों की एक लंबी कविता है जिसमें निराला जी की स्वर रचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया गया है। चूँकि यह एक कथात्मक कविता है इसलिए संश्लिष्ट होने के बावजूद इसकी संरचना अपेक्षाकृत सरल है। इस कविता का कथानक प्राचीन काल से सर्वविख्यात राम कथा के एक अंश है। इस कविता पर वाल्मीकि रामायण और तुलसी के रामचरितमानस से कहीं अधिक बांग्ला के कृतवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। स्थिर रागेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि हो रघुनंदन। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिय का हो ना सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। आगे हम देखेंगे कुकुरमुत्ता कविता। कुकुरमुत्ता कविता यह निराला की सामाजिक चेतना, प्रगतिवादी, प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। कवि ने इस कविता में अपने व्यंग्य का निभाना किसी एक व्यक्ति या वर्ग को नहीं बनाया। तो कभी वे पूंजीपतियों पर व्यंग्य करते हैं तो कभी थोथे समाजवादियों पर जो व्यर्थी बकवास करते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों पर भी व्यंग्य किया। इस कविता में निराला ने भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृतियों के टकराहट का चित्रण भी किया है। आबे सुन बे ओ गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब। खून चूसा खाद का तूने अवशिष्ट, डाल पर इतराता के पिट लिस्ट। अब हम बांधो ना नाव इस ठाव बंधु कविता के बारे में देखते हैं। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा उद्धित है। निराला जी अपनी कविता जीवन से जुड़ी वस्तुओं का समावेशन करते हैं। बांधो ना नाव कविता में कवि ने डल माऊ के पक्के घाट पर बने गुंबद के नीचे बैठकर अपनी पत्नी को याद में लिखी थी। कवि कहते हैं इस ठाव पर नाव मत बांधो, यह घाट वही है जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धंसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कांपते थे दोनों पाँव बंधु। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला क्लास में हम सुमित्रानंदन पंत जी से संबंधित लेकर आएंगे जिसका प्रथम कविता है प्रथम रश्मि। मित्रों, क्लास को समाप्त करते हैं। हरिओम।